इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट द फाउंडर टाइटल तो ये आपकी ज़िंदगी का एक मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रग हो सकता है, क्योंकि एआई की ईरा में बहुत लोग कंपनीज बना रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। नॉर्मली लोग क्या फ्लो यूज़ कर रहे होते हैं, आपने एक कंपनी रजिस्टर करी, अपना लिंक्डइन के ऊपर टाइटल अपडेट करा, आई एम अ फाउंडर, लॉन्च अ वेबसाइट, एंड आप ये कंसिडर करते हैं अब मैं फाउंडर बन गया, मेरे पास एक फाउंडर टाइटल है। मैं आप लोगों से कुछ डिफरेंट स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मार्केट ने एनालिटिक्स करी है। सीबी जो प्राइवेट कंपनीज और इन्वेस्टर को एनालाइज करती है, उनकी रिपोर्ट्स बनाती है, उनको समराइज करती है, उन्होंने एनालाइज करा है हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स को, मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स को, और उनका ये कहना है कि मोस्टली स्टार्टअप 35% ऑफ स्टार्टअप फेल्ड हो जाते हैं। और उसकी रीज़न क्या होती है कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की नीड ही नहीं है, नो मार्केट नीड। रफली 35% स्टार्टअप इस सीबी की रिपोर्ट है, डेड हो गए और उन्होंने कुछ भी बिल्ड नहीं करा, क्योंकि जो वो बिल्ड करना चाहते थे वो किसी को चाहिए ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टअप का फेल होना ज़रूरी नहीं है। 35% स्टार्टअप बहुत बड़ी बात है, वो कंपटीशन की वजह से फेल नहीं हुए, वो किसी और वजह से फेल नहीं हुआ, किसी फंडिंग की वजह से फेल नहीं हुआ, वो फेल्ड हुए कि नोबडी वांट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल नए फाउंडर बन रहे हैं, उनको सारी चीज़ों के बारे में जानना कि जब आप किसी स्टार्टअप के ऊपर काम कर रहे हो तो फंडिंग और कंपटीशन सब कुछ नहीं होता। हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट किसी को चाहिए ही नहीं हो। तो फाउंडर का मतलब ये नहीं है कि फाउंडर एक टाइटल है, फाउंडर का मतलब ये है फाउंडर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं किसी प्रोडक्ट को इवेल्युएट करता हूँ या किसी स्टार्टअप को इवेल्युएट करता हूँ तो मेरे कुछ सिंपल सवाल होते हैं। क्या वो सर्विस बेस्ड कंपनी है? क्या उनके पास एक्चुअली में टीम है जो डिलीवर कर सकती है उनकी कमिटमेंट्स को? एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को विन करना, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज खोलते हैं, हम प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं। आप सेल्स वालों से पूछेंगे ये सवाल, जो डेली बेसिस पर 10-10, 20-20 प्रोजेक्ट्स की क्लाइंट से बात करते हैं और प्रोजेक्ट विन करके आते हैं। प्रोजेक्ट विन करना इज़ नॉट अ सक्सेस, डिलीवरिंग इट ऑन टाइम एंड मेंटेनेबिलिटी, मेंटेन अ क्वालिटी, इट्स अ सक्सेस। सो क्लाइंट को मैनेज करना सेल्स आने के बाद, वहाँ से सक्सेस काउंट होती है। प्रोजेक्ट का आना तो कोई भी एक्सपर्ट अपनी स्किल्स को शो करके प्रोजेक्ट को विन कर सकता है, वो सक्सेस नहीं है। अगर आपने इस डेटा को वैलिडेट करना है, आप उन लोगों से पूछें जो सेल्स के एक्सपर्ट हैं, वो आपको बताएंगे प्रोजेक्ट सक्सेस करना हमारी आसान है, लेकिन उसको डिलीवर करना, उस कमिटमेंट को फुलफिल करना, इट्स अ चैलेंज। तो आप अगर अपनी कंपनी सर्विस बेस्ड चला रहे हैं तो आप इस बात को मेक श्योर करें कि आपके पास कॉम्पिटिटिव टीम है, क्या आप इस लेवल के हैं कि आप अपनी कमिटमेंट को फुलफिल कर सकते हैं, या आपके पास वो एनर्जी और क्यूरियोसिटी है। मैं आपको रियल यूज़ केस बताता हूँ। इन्फोसिस $250 से नया शुरू करी थी, $250 से, और 1 साल तक उसने काम करा और उसने ये शो नहीं करा मैं फाउंडर हूँ, उसने ये शो करा कि फाउंडर सब कुछ कर सकता है। सही है, आप ये सपोज करें उसी फाउंडर ने, नारायणा ने, फाउंडर ने खुद कोडिंग करी, खुद सेल्स करी, खुद क्लाइंट मैनेजमेंट करी, खुद जाके क्लाइंट से फीडबैक कलेक्ट करा। उसने किसी भी ऑब्सेशन में अपने आप को नहीं रखा, उसने ये रखा कि भाई मेरा जो फाउंडर टाइटल है वो इसलिए नहीं है कि मैं फाउंडर हूँ, मेरा फाउंडर टाइटल है कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज आप देखें, आपको इन्फोसिस $1 मिलियन कंपनी नज़र आएगी। क्यों? फाउंडर ने $250 से स्टार्ट करा और वो फाउंडर आज जिस लेवल पे भी पहुंचा, क्यों पहुंचा? क्योंकि उसने ये नहीं सोचा मेरा फाउंडर टाइटल है, उसने सोचा मेरे पास ये ऑनरशिप है, ये वो कमिटमेंट है जो मैं इंडस्ट्री से, मार्केट से करने जा रहा हूँ, अपने नाम से, अपने काम से, तो मुझे उस काम को पूरा करना है। तो उसने सेल्स भी करी, उसने क्लाइंट मैनेजमेंट भी करी, उसने कोडिंग भी करी, उसने सब कुछ करा। वो अपनी ऑब्सेशन में रहा कि भाई मुझे डिलीवरी करनी है, ना कि वो इस ऑब्सेशन में रहा भाई मैं फाउंडर हूँ। ये सबसे बड़ी आजकल फाउंडर्स की प्रॉब्लम है कि हम सोचते हैं हम टीम बिठाना है, टीम काम करेगी। आपके सामने एलोन मस्क की एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। जब उनका मॉडल 3 बन रहा था, एलोन मस्क ने ये कहा है कि वो अपने फैक्ट्री फ्लोर पर सोता था। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना था कि कोई भी टीम फाउंडर से ज़्यादा एफर्ट नहीं करेगी, फाउंडर से ज़्यादा सफ़र नहीं करेगी, मोर देना फाउंडर कोई भी सफ़र नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं ऑनरशिप। तो अगर आप फाउंडर हैं तो आपको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप। सिर्फ ये नहीं कि मैं अपनी प्रोडक्ट को लाया हूँ, आपकी ऑनरशिप है कि मैं मार्केट से जो कमिट कर रहा हूँ उसके साथ मुझे सिंसियर रहना है, उसके साथ मुझे आगे बढ़ना है। एक रियल फाउंडर की एग्जाम्पल है कि वो मॉर्निंग में प्रोडक्ट को सेल करता है, आफ्टरनून में वो उसको रिव्यू करता है, और इवनिंग में वो कस्टमर की कंप्लेन हैंडल करता है, और नाइट में वो अपनी टीम के साथ मिलके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसको कहते हैं हम फाउंडर। ये क्यूरियोसिटी, ये टाइम, ये कमिटमेंट,
जिसके अंदर एक बेचैनी है, कि उसके अंदर ये एक डेडिकेशन है कि भाई मुझे अपनी कमिटमेंट जो मैंने इंडस्ट्री से करी है, जो मैंने मार्केट से करी, उसको मुझे पूरा करना है। ये वाला फाउंडर अगर स्टार्ट होता है ज़ीरो से, तो उसको पता होता है कि मुझे कहाँ जाकर कियोस्क लेना है, कहाँ जाके मार्केट को स्टॉप करना है, कहाँ जाके स्टेबिलिटी बनानी है, कहाँ जाके टीम को स्केल करना है और कहाँ जाके खुद ही काम करना है। आपके पास अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप है, बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप बोले भाई मैं सर्विस बेस्ड नहीं हूँ, मैं तो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मेरा तो सब कुछ प्रोडक्ट है। आपके पास पॉल ग्राहम जो फाउंडर ऑफ वाई कॉम्बिनेटर है, और उसने एयरबीएनबी को खड़ा करा, उसने स्ट्राइप को खड़ा करा, ड्रॉप बॉक्स को खड़ा करा, ये सारी वो कंपनीज है जो आप आज फॉर्चून 500 में देख रहे होते हैं। तो उसने एक सिंपल सी अपनी स्टार्टअप वालों को इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी स्टार्टअप एक्सीलेटर्स होते हैं उनको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन देता है। वो बोलता है भाई आप जो है कोड राइट करें, राइट द कोड, टॉक टू द यूज़र। बहुत सिंपल सी लाइन है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बनाएं और यूज़र से बात करें, एंड यूज़र। क्योंकि अगर आप फाउंडर हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपसे सबसे पहला सवाल ये होता है क्या आप एक्चुअल एंड यूज़र को जानते हैं, या एंड यूज़र की प्रॉब्लम आपको पता है, या एंड यूज़र से आपने बात करी है। तो एंड यूज़र की उस प्रॉब्लम को जिसके ऊपर आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, उसको आप कैसे जानेंगे। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर की है कि वो अगर सिंपल सी 2 स्टेप के ऊपर स्टार्टअप लेके चल रहा है, फिर कोड लिखो, प्रोडक्ट बना रहे हो आप, और आप एंड यूज़र से बात करो, क्योंकि उसी ने उस प्रोडक्ट को चलाना है। तो अगर आप 6 घंटे कोड लिख रहे हो, तो भाई 4 घंटे आपने यूज़र के पास जाना है, उसके साथ टाइम गुजारना है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास ब्रायन एंड जो की है। ब्रायन एंड जो जब एयरबीएनबी उन्होंने बनाया, उनके पास प्रॉब्लम क्या थी, एयरबीएनबी जहाँ से हम होटल बुकिंग करते हैं, तो होटल्स की पिक्चर्स अच्छी नहीं होती थी, आप पिक्चर्स उनकी बहुत अजीब सी होती थी, कस्टमर्स नहीं आते थे उसकी वजह से, नए होस्ट नहीं आते थे। होस्ट मतलब जिनके होटल और घर होते थे जो रेंट पे देते थे पर डे के ऊपर, वो नहीं आते थे। तो ब्रायन एंड जो ने, क्योंकि न्यूयॉर्क में उन्होंने लॉन्च करी थी, उन्होंने न्यूयॉर्क ट्रैवल करा, फ्लाई करा, और जो उनके होस्ट थे उनके घर पे जाके वो रुके, और उन्होंने घर पे जाके रुक के खुद ही कस्टमर से बात करी, खुद ही उसकी प्रॉब्लम समझी, खुद ही ये समझा कि कस्टमर क्या चाहता है, किस वजह से हम स्केल नहीं कर पा रहे। उनको पता लगा उनकी पिक्चर्स जो हैं, जो लिस्ट डाउन हुई हुई थी एयरबीएनबी के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं होती थी। तो वो एक बड़ी वजह होती थी कि कस्टमर अट्रैक्ट नहीं करता था। उन्होंने क्या करा, उन्होंने खुद ही अपने कैमरे से पिक्चर्स क्लिक करी, होस्ट के घर पे जाकर रहे, कस्टमर से डायरेक्ट बात करी, कस्टमर से डायरेक्ट मिले, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा। और अपनी आप यहाँ पे क्या सवाल आता है, फाउंडर, बहुत सारे ऐसे फाउंडर है आप में से जो अपनी एजम्पशंस के ऊपर काम करते हैं। आप ऑफिस की सीट पे बैठ के या अपने घर की कमरे की सीट पे बैठ के ये सोचते हैं मैं फाउंडर हूँ, एक एजम्पशन करते हैं कि मार्केट को ये चाहिए, मेरी प्रोडक्ट नहीं चल रही क्योंकि ये मसला है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये आपकी एजम्पशन है, प्रोडक्ट एजम्पशन पे नहीं चलती। प्रोडक्ट चलती है एंड यूज़र के फीडबैक से, एंड यूज़र के एक्सपीरियंस से, एंड यूज़र की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। तो ब्रायन ने और उसके जोई ने जब न्यूयॉर्क ट्रैवल करा, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट न्यूयॉर्क में चल रही थी और प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यू नहीं आ रहे थे, उन्होंने जब जाकर होस्ट के घर पे खुद रुके, फाउंडर खुद घर पे रुक रहा है, को फाउंडर होस्ट के घर पे रुक रहा है, को फाउंडर एंड फाउंडर जो है डायरेक्ट कस्टमर से बात कर रहा है, खुद ही पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, कहीं घर की इस तरह से पिक्चर होनी चाहिए, इस तरह से पिक्चर होनी चाहिए। उन्होंने स्टेटस का ओपन करा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ओपन करी अपने उसके ऊपर जो है, ताकि उनकी प्रोडक्ट स्केल करे। और फिर जाकर आपके सामने वो कंपनी एक $1 मिलियन कंपनी बनी, और वो एक सक्सेसफुल कंपनी बनी। उनका एक फेमस ऐसे भी है, डू थिंग दैट डोंट स्केल। अब आप स्टार्टअप फाउंडर बोलेंगे कि भाई हम तो स्केलेबिलिटी वाले माइंड से चलते हैं, हम जब स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, हम एक प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं, हमें तो स्केल करना है मार्केट में, उसी हिसाब से सोचना है। लेकिन अगर आप एयरबीएनबी की एग्जांपल देखें, जोई की वर्किंग देखें, ब्रांड की वर्किंग देखें, ये तो बहुत अनस्केलेबल आइडिया था। फाउंडर खुद ही लोगों के घर पे जाए, एक ऐसी ऐप जो होटल बुकिंग की है, जिससे लोग होटल बुक कराते हैं, रूम बुक कराते हैं, उसमें फाउंडर लोगों के घर पे जाके रुक रहा है, स्टे कर रहा है, पिक्चर क्लिक कर रहा है और लगा रहा है, और हर कस्टमर से खुद बात कर रहा है। आप कहेंगे भाई ये तो स्केलेबल ही नहीं है, इससे ऐसे कंपनी थोड़ी चलती है, ऐसे तो कोई ब्लॉग बना रहे हो आप, ऐसे तो आप छोटा सा कोई होस्ट बन जाओ, आप कहाँ से कंपनी खोलोगे। तो उसका एक बहुत मशहूर डायलॉग है, डू थिंग्स दैट डोंट स्केल। इसका मतलब क्या है, ये बड़ी समझने की बात है कि जब फाउंडर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हो तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ स्केलेबल हो। कुछ चीज़ें आपने जाके खुद मैनुअली करनी होती हैं, क्योंकि उस टाइम आपके पास बजट नहीं है, उस टाइम आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उस टाइम आपसे ज़्यादा बेहतर बंदा नहीं है जो उस प्रॉब्लम को समझ सके और स्केल कर सके। तो इसीलिए आपने खुद ही ऑन ग्राउंड उतरना होता है, खुद ही ऑन साइड उतरना होता है, और मैनुअली सारा काम करना होता है जो स्केलेबल नहीं है। मतलब आप एक ऐसी टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हो जो कभी स्केल ही नहीं कर सकती, जिसका फ्यूचर में कोई यूज़ केस ही नहीं है, जिसकी फ्यूचर में कोई प्रोग्रेसिव ही नहीं है, मतलब प्रोग्रेस ही नहीं है।
आप क्यों उसको कर रहे हो? क्योंकि आपसे बेहतर बंदा नहीं है जो उस लाइन पे जाके, उस स्टेज पे जाके उसको समझ के उसको स्केल करे। बाद में जब वो चीज़ आपकी कंपनी स्केल कर जाएगी, आप उस प्रॉब्लम को जानते हो, आप लोग हायर करोगे, आप एक सिस्टम बनाओगे, और वही एयरबीएनबी ने करा, वही सारी चीज़ें करी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। क्विक बाइट्स आई थी कोविड में। वो क्या करते थे, शॉर्ट बनाते थे हॉलीवुड मूवीज़ के, जिस तरह हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, टिकटॉक के शॉर्ट्स होते हैं। तो बोलते थे नेटफ्लिक्स के ना बहुत बड़ी सीरीज़ होती है। कोविड के दौरान उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करी। उन्होंने कहा कि भाई ये एक शॉर्ट स्टोरीज बनाएगी, बिल्कुल शॉर्ट आपको ना स्ट्रीमिंग शो करेगी, और वो मोबाइल में होगी, ठीक है। और जिसने बनाई और उस जेफरी कौन है? जो चेयरमैन रह चुका है उसका, जो मिक्की माउस वाला, जो हमारा एक बड़ा ब्रांड है अमेरिका में, ठीक है, उसका वो चेयरमैन रह चुका है। डिज्नी का चेयरमैन रह चुका है। डिज्नी का जो पूरा वो सिनेमा उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था, उसका चेयरमैन रह चुका है। हॉलीवुड की एक बड़ी प्रोफाइल है। वो एक रियल वर्ल्ड का एक ऐसे यूज़ केसेस के ऊपर काम कर चुका है जो सक्सेसफुल यूज़ केसेस हैं, जो बहुत टॉप करें। एक ऐसा बंदा फाउंडर बनता है, आप सोचें इसकी प्रोफाइल। और वो फाउंडर बन के 1.75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लेता है। 2 साल उनकी टीम बैठ के एक ऐप बनाती है क्विक बाइट्स की, क्विबी के नाम से, जो कोविड में आई थी। और 6 महीने में वो ऐप फेल हो जाती है। सिर्फ एक चीज़ की कमी थी। कमी क्या थी? पहले ये बताऊंगा मैं ज़्यादा क्या था। फाउंडर, उसकी आप प्रोफाइल देख लें। जो बंदा डिज्नी को चेयरमैन है, जो बंदा एक बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हॉलीवुड के लीड कर चुका है, को फाउंडर रह चुका है, सक्सेसफुल बना चुका है, एक छोटी सी कंपनी को इतने बड़े स्केल पे लेके जा चुका है, वो फाउंडर। इन्वेस्टमेंट 1.75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, 2 साल वो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं इतने एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ, और वो प्रोडक्ट 6 महीने में कोविड में फेल हो गई। आप में से किसने चलाई है क्विक बाइट? किसी ने नहीं चलाई। क्यों नहीं चलाई? क्योंकि वो प्रोडक्ट जब आई है मोबाइल में होती थी, उसमें सब्सक्रिप्शन थी। कौन जाएगा भाई? मुझे शॉर्ट देखने के मैं टिकटॉक पे चले आऊँगा, मुझे सीरीज़ देखनी होगी मैं नेटफ्लिक्स पे चले आऊँगा, मुझे उनकी ऐप की क्या ज़रूरत है? ये क्यों हुआ? सिर्फ एक प्रॉब्लम। आप इसको मैच करें एयरबीएनबी से। एयरबीएनबी का फाउंडर डायरेक्ट घर पर चले गया था कस्टमर के। इन लोगों ने क्या करा, कोई भी वालों ने ये कस्टमर के पास नहीं गए। सबसे पहली गलती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सपीरियंस पर्सन होना, एक ऐसा पर्सन होना जो इंडस्ट्री की सक्सेस स्टोरीज को जानता है, प्रोडक्ट को स्केल करना जानता है, जिसके पास 1.75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। वो सिर्फ एक चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। वो क्या? कस्टमर्स, टॉक टू द कस्टमर। जो हमारे सामने वाई कॉम्बिनेटर ने बोला है अपने लोगों को, भाई टॉक टू द कस्टमर। सिर्फ इस वाहिद चीज़ की वजह से इतना बड़ा स्टार्टअप 6 महीने में फेल हो गया, क्योंकि उन्होंने 2 साल घर में बैठ के प्रोडक्ट बनाई। उस प्रोडक्ट का कोई यूज़ केस बनाई नहीं मार्केट में। 2 साल बनने के बाद वो प्रोडक्ट 6 महीने में फेल हो गई। तो उसका मतलब क्या है? अगर आप फाउंडर हैं, रियल फाउंडर हैं, 3 सवालों के जवाब हैं आपके पास होने चाहिए। जो आप प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाह रहे हैं? बड़ा सिंपल सवाल है। और जो प्रॉब्लम पे आप काम कर रहे हैं, जो आपको पता लग गई, वो एक्चुअली में फेस कौन कर रहा है? वो एंड यूज़र कौन है? क्या वो इसको यूज़ करेगा? क्या वो इसके पे करेगा? क्या आपका सोल्यूशन इसके लिए काफ़ी है, या कोई और सोल्यूशन है? कोई भी एक रियल फाउंडर कभी भी अपने स्टेटस को एंजॉय नहीं करता, टाइटल को एंजॉय नहीं करता। रियल फाउंडर ओनरशिप लेता है। ये सारी बात की समरी है। रियल फाउंडर जो है वो कस्टमर को लिसन करता है, और रियल फाउंडर अपनी टीम को सपोर्ट करता है। मैंने सिंपल एग्जांपल दी। सुबह में आपने प्रोडक्ट को बेचनी है, दोपहर में आपने उसको रिव्यू करना है, शाम में आपने उसकी कंप्लेन लेनी है, और रात में अपनी टीम के साथ बैठ कर उसको सॉल्व करना है। तो जब आप अपने आपको फाउंडर बोलते हैं, तो सबसे पहले आपसे यही सवाल है, क्या मैं एक रियल बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, या मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ? क्योंकि जब मैं कोई पोर्टफोलियो बनाता हूँ, तो वो तो मेरा पर्सनल ब्रांड हो गया। मैं खुद सोचूं, खुद बनाऊं, खुद बिल्ड कर दूं, खुद स्केल कर दूं। अजम्पशन पे काम नहीं करना। वाई कॉम्बिनेटर की ये लाइन, जिसने आपके सामने ड्रॉप बॉक्स बनाया, एयरबीएनबी बनाया, एक हाईली स्केलेबल मार्केट की कंपनीज बनाई, यूनिकॉर्न्स बनाई हैं। सिंपल सी लाइन है, कोड करो, कस्टमर से बात करो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोडर हैं और आप अपने आप को फाउंडर कंसीडर करते हैं, तो आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए। आप कस्टमर को जानते हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को जानते हो। जब आप कस्टमर से मिलें, तो उस कस्टमर से आप बात करें। इवन आप एयरबीएनबी के फाउंडर से सीखें कि वो लोगों के घर पे जाने शुरू कर दिया। उसने खुद जाके अपने कैमरे से पिक ली, उसने एक ऐसे आइडिया के ऊपर काम करा और ऐसी टेक्निक यूज़ करी जो स्केलेबल नहीं थी, लेकिन वो मैनुअल थी। क्यों मैनुअल थी? क्योंकि वो एक फाउंडर ने क्लिक करी थी ये चीज़ें। तो इसीलिए आप में वो क्यूरियोसिटी, वो मेहनत, वो स्पार्क होना क्यों ज़रूरी है?
क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का कोई राइट रोड मैप नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता या कोई और एक्सपर्ट बंदा आपको ये नहीं कह सकता कि ये रोड मैप यूज़ करें प्रोडक्ट सक्सेस। वो रोड मैप आपने ढूंढना है, उस प्रोडक्ट के आईडी को आपने इवेल्युएट करना है, उस कस्टमर को जिसकी वो प्रॉब्लम है वो आपने फाइंड करनी है, आपने ढूंढनी है। तो आप वो ही रियल बंदे हैं जो उस प्रोडक्ट को बना सकता है, आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। इसी नहीं है जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रोडक्ट पे नहीं होती, वो फाउंडर्स पे होती है, उसकी टीम पर होती है, क्योंकि वही लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम को एक्चुअली में रियलिटी में सक्सेसफुल बनाते हैं। तो ये बात बड़ी समझने की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस पर जो भी अब फाउंडर लोग हैं और AI की दुनिया में फाउंडिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो थोड़ा मेक श्योर करें, अपने आप को इवेल्युएट करें। अदरवाइज़ ये एक इतना एक्सपेंसिव ड्रग है, अगर आप रियल फाउंडर नहीं हैं और आप अपने आप को फाउंडर समझते हैं, आप सुकून से सोते हैं उठते हैं, जहाँ एक हफ्ते पहले थे वहाँ एक हफ्ते बाद है। आपको पता है आज मैंने मार्केट में ये प्रॉब्लम को फेस करा, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दे सकता या मेरी प्रोडक्ट के अंदर कमी है, एंड यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही, अगले हफ्ते भी मैं वहीं हूँ, 1 महीने बाद भी वहीं हूँ, 2 महीने बाद भी वहीं हूँ। तो मैं फाउंडर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ मार्केट के अंदर। मैं अपने एक्सपेंसिव टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। फाउंडर का टाइटल होना एक बहुत एक्सपेंसिव ड्रग है अगर आप रियल फाउंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी फ्रेश एनर्जी, आपका वो ज़िंदगी का टाइम, जैसा फ्रेश ग्रेजुएट है, आप 20 से 30 साल की एज के दरमियान है, ये कितना इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें आप अपना एक लेवल बिल्ड करते हैं, अपना मार्केट में एक मुकाम बनाते हैं, जिसमें आप अर्निंग करते हैं, अपनी फ्यूचर की सेविंग करते हैं, अपनी लाइफ को एक पाथ के साथ सेट करते हैं। अगर इस टाइम पर आप फाउंडर बन जाते हैं जो एक रियल फाउंडर नहीं है, तो इसका मतलब आप कितना एक्सपेंसिव ड्रग ले रहे हैं। आपने अपनी लाइफ की ग्रोथ रोक दी, क्योंकि जब आप फ्रेश थे, फ्रेश एनर्जी थी आपके अंदर, आपने टेक्नोलॉजी को सीखा था, तो आप मार्केट में जाकर अच्छा मुकाम बना सकते थे, अच्छी लेवल की जॉब कर सकते थे, अच्छी कंपनीज में जाकर अच्छा पैकेज ले सकते थे, अपनी फैमिली सेट कर सकते थे। लेकिन आप बन गए फाउंडर, और आप सच में फाउंडर थे ही नहीं, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं फाउंडर हूँ भी या मैं सिर्फ टाइटल एंजॉय कर रहा हूँ। बदले में अगर आपको 5 साल 6 साल बाद आप फाउंडर गिरी करने के बाद आपको पता लगता मैं तो फाउंडर ही नहीं था, मैं तो पता नहीं क्या था मार्केट में, तो आपकी लाइफ के एक्सपेंसिव ईयर्स चले गए। आपने अपना ग्रेजुएशन छोड़ दिया, आपने अब मार्केट के अंदर जो आपकी पोजीशन होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब आप मार्केट में जाते हैं, ट्रैक करते हैं, मार्केट बहुत आगे निकल चुकी है। जब आपने स्टार्ट करा था उस वक्त आप और मार्केट एक साथ थे, हो सकता है आप मार्केट से आगे थे, लेकिन अब मार्केट आपसे आगे है। अब मार्केट आपको जगह नहीं दे रही, अब आप में वो फ्रेश एनर्जी नहीं है जो पहले होती थी, वो सारी आपने अपनी फाउंडर गिरी में लगा दी। और फाउंडर गिरी का एट द एंड हुआ क्या कि आपके पास तो वो ही नहीं था, मतलब वो स्पार्क ही नहीं था जो फाउंडर होना चाहिए। आप तो फाउंडर थे ही नहीं, आप एक माइंड सेट से चल रहे थे कि मुझे तो बस बिजनेस करना, मुझे तो किसी की नौकरी नहीं करनी। तो भाई ये टाइटल हर जगह फिट नहीं होता। 100 में से अगर 1 को कामयाब देखो या 1000 में से 1 को कामयाब देखोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं रेस में लग जाऊँ। इसका मतलब ये है जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी वैलिडेशन भी मैं करूँगा, उसका रिस्पॉन्सिबल भी मैं हूँगा। और मैं अपने आप से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, अपने नहीं है सिंसियर नहीं हूँ, मैं उस यूज़र, उस कस्टमर के लिए सिंसियर हूँ जिसके लिए वो प्रोडक्ट बना रहा हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है, आप रियल फाउंडर हैं या नहीं है ये आपको बताना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप इतना एक्सपेंसिव ड्रग लेके चल रहे हैं जो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट टाइम जिसमें आपने ग्रो करना, वो ये सारा ड्रग जो है खा जाएगा और आपकी लाइफ का टाइम ख़राब कर देगा। तो इसीलिए जो भी करें अपनी समझ के करें। और मार्केट की ना बड़ा ज़रूरी है, कोई फाउंडर हो ना, मैं मार्केट को हमेशा ये कहूँगा कि आप ना ज़रूर उसको टोको, ज़रूर उसको बोलो यार तुम्हारी चीज़ गलत है, और जो गलत है उसको मुंह पे बताओ कि भाई ये तो मैं यूज़ नहीं करूँगा, या तो ये तो कस्टमर यूज़ नहीं करेगा। वो एट द एंड आपको रॉन्ग प्रूफ करेगा, यही होगा ना। लेकिन उसके रॉन्ग प्रूफ करने में उसकी प्रोडक्ट बिल्ड हो जाएगी। अगर आप उससे सवाल नहीं करते और वो रॉन्ग प्रूफ नहीं करता आपको, इसका मतलब वो गलती कर रहा है। तो जो लोग आप मार्केट में ग्रो कर रहे होते हैं, फाउंडर बनते हैं, स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो लोगों के सवाल का जवाब दें और एक कड़वे सवालों के जवाब दें और अपने आप को सिचुएशन में लाएं जहाँ पे मार्केट को फेस करें, क्योंकि उसी की नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर वो ऐसा नहीं करते और आप उनसे सवाल नहीं करते, दोनों सूरत में वो एक ड्रग एडिक्ट है। थैंक यू।